नमस्ते और इस खास एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर निकलने वाले हैं। हम भारतीय उपमहाद्वीप के उस अद्भुत जलतंत्र और उसके छिपे हुए इतिहास की गहराई में जाएंगे जिसने हमारी नदियों को आकार दिया है। आपको पता है, लाखों साल पहले भारत का नक्शा बिल्कुल वैसा नहीं था जैसा आज दिखता है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और देखते हैं कि कैसे पुरानी भूगर्भिक हलचलों ने हमारी नदियों का रास्ता तय किया और फिर उसी पानी ने आगे चलकर हमारी मानव बस्तियों को कैसे आकार दिया। तो कहानी को समझने के लिए हमें लाखों साल पीछे जाना होगा। कल्पना कीजिए उस महाटकराव की जब भारतीय टेक्टोनिक प्लेट पूरी ताकत से यूरेशियन प्लेट से टकराई थी। हम सब जानते हैं कि इससे हिमालय बना, राइट? लेकिन उस महाटकराव का एक और बहुत बड़ा और अक्सर अनदेखा किया जाने वाला असर हुआ था। सवाल यह है कि आखिर उस टेक्टोनिक टकराव ने दक्षिण भारत की नदियों को कैसे आकार दिया? असल में इसी घटना ने इन नदियों की दिशा हमेशा के लिए बदल दी थी। हुआ कुछ यूं था कि उस भयंकर झटके की वजह से हमारा पूरा प्रायद्वीपीय भारत यानी जो दक्षिण का पठार है ना, वो पूर्व दिशा की तरफ थोड़ा सा झुक गया, बस एक मामूली सा झुकाव। लेकिन इस एक घटना ने एक पक्का नियम बना दिया। इसने लगभग सभी प्रमुख दक्षिणी नदियों को पूर्व की ओर बहने पर मजबूर कर दिया। और मजे की बात देखिए, इसी एक भौगोलिक घटना ने इस पूरे क्षेत्र के इकोसिस्टम, हमारी खेती और पूरी अर्थव्यवस्था का रास्ता हमेशा हमेशा के लिए तय कर दिया। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं गोदावरी की, जिसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। महाराष्ट्र के नासिक में त्र्यंबकेश्वर से निकलने वाली गोदावरी नदी आकार में इतनी विशाल है कि इसे दक्षिण भारत की जीवन रेखा कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा। अब कई राज्यों में फैली इसकी ढेरों सहायक नदियों को याद रखना थोड़ा मुश्किल लग सकता है ना? लेकिन इसे एक बहुत ही मजेदार और विजुअल कहानी से आसानी से याद किया जा सकता है। बस ये लाइन याद रखिए, गोदावरी के पास वर्धा की इंद्रा ने सबको मंजिल दिखाई। है ना कमाल की ट्रिक? इस एक छोटे से वाक्य में सब कुछ है। पास से पेनगंगा और वैनगंगा, वर्धा से वर्धा नदी, इंद्रा से इंद्रावती, सबको से सबरी और मंजीरा से मंजीरा नदी। ये तकनीक इसलिए इतनी कारगर है क्योंकि हमारा दिमाग बोरिंग तथ्यों के बजाय कहानियों को ज्यादा जल्दी पकड़ता है। चलिए इस जानकारी को थोड़ा और पक्का करते हैं। इस मेमोरी ट्रिक को एक ऐसे क्लासिक ट्रिविया ट्रैप के साथ परखते हैं जो अक्सर भूगोल की परीक्षाओं में लोगों को फंसा देता है। जरा दिमाग लगाइए, इनमें से कौन सी गोदावरी की सहायक नदी नहीं है? इंद्रावती, मंजीरा, पैनगंगा या अमरावती? अगर आपने अमरावती सोचा था तो आप बिल्कुल सही रास्ते पर हैं। देखिए, अमरावती नाम सुनते ही तुरंत महाराष्ट्र के अमरावती शहर का ख्याल आता है, तो लोग इसे फट से गोदावरी से जोड़ लेते हैं। ये बड़ी ही आम सी गलती है। लेकिन अगर हम अपनी वो पिछली मेमोरी ट्रिक याद करें तो उसमें अमरावती कहीं नहीं थी। मतलब साफ है, भौगोलिक असलियत कई बार हमारे सांस्कृतिक अनुमानों से एकदम अलग होती है। अमरावती गोदावरी की सहायक नदी बिल्कुल नहीं है। अब सिर्फ प्राकृतिक बहाव ही नहीं, गोदावरी नदी पर कुछ बहुत ही कमाल की इंजीनियरिंग परियोजनाएं भी चल रही हैं, जैसे महाराष्ट्र में जायकवाड़ी बांध और आंध्र प्रदेश में पोलावरम प्रोजेक्ट। पोलावरम प्रोजेक्ट तो अपने आप में एक बेहद महत्वाकांक्षी योजना है। इसका मुख्य लक्ष्य ही यही है कि गोदावरी के इस विशाल सरप्लस पानी को उन इलाकों तक पहुंचाया जाए जहां अक्सर सूखा पड़ता है, ताकि पानी का सही और समान वितरण हो सके। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कृष्णा और कावेरी बेसिन को। थोड़ा और दक्षिण की ओर चले तो हमें ये दो विशाल नदियां मिलती हैं जो उसी पूर्वी पठारी ढलान वाले नियम का पूरी वफादारी से पालन करती हैं। इनके ऐतिहासिक और कृषि महत्व से तो हम वाकिफ हैं, लेकिन इनके उद्गम स्थलों यानी ये कहाँ से निकलती हैं, इससे लेकर अक्सर बड़ा कन्फ्यूजन रहता है। तो इसे एकदम साफ कर लेते हैं। कृष्णा नदी शुरू होती है महाराष्ट्र की महाबलेश्वर पहाड़ियों से, जबकि कावेरी नदी का सफर शुरू होता है कर्नाटक की ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से। इसे अच्छे से याद रखिएगा। अब कृष्णा बेसिन की सहायक नदियों को मैप करने के लिए भी हमारे पास एक और शानदार मेमोरी ट्रिक है। ट्रिक कुछ इस तरह है। कृष्णा ने भीम को घाट और माल पर मूसी के साथ तुंगभद्रा दिखाई। बस इतना सा, और इससे आपको भीमा, घाट प्रभा, माल प्रभा, मूसी और तुंगभद्रा आसानी से याद हो जाएंगी। ये ट्रिक न सिर्फ नदियों को याद कराती है बल्कि उन्हें ऐतिहासिक जगहों से भी जोड़ती है। उदाहरण के लिए मूसी नदी के किनारे अपना हैदराबाद बसा है और तुंगभद्रा के किनारे हम्पी के उस शानदार विजयनगर साम्राज्य के खंडहर स्थित हैं। बिल्कुल इसी तरह कावेरी नदी, जिसे बड़े प्यार से दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है, उसकी सहायक नदियों को याद रखने के लिए भी एक बहुत ही बढ़िया ट्रिक है। सुनिए, कावेरी की बहन भवानी ने हेमा को अमरावती में लक्ष्मण के दर्शन कराए। इसमें भवानी, हेमवती, अमरावती और लक्ष्मण तीर्थ नदियां शामिल हैं। और हाँ, गौर किया आपने, हमारी पिछली अमरावती वाली पहेली भी यहाँ सुलझ गई। अमरावती असल में कावेरी तंत्र का हिस्सा है, गोदावरी का नहीं।
इन नदियों पर कुछ सचमुच अद्भुत इंजीनियरिंग चमत्कार भी खड़े किए गए हैं, जो कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के पूरे कृषि चक्र को चलाते हैं। कृष्णा नदी पर आपको नागार्जुन सागर, श्रीशैलम और अलमाटी बांध मिलेंगे, जबकि कावेरी पर मैट्टूर और कृष्णराज सागर यानी KRS बांध स्थित हैं। जरा सोचिए, ये विशाल संरचनाएं करोड़ों लोगों की प्यास बुझाती हैं और लाखों हेक्टेयर खेतों को सींचती हैं। चलिए अब बात करते हैं एक और दिलचस्प हिस्से की, महानदी और उसके मिट्टी के चमत्कार की। जब हम छत्तीसगढ़ और ओडिशा के पूर्वी भूगोल की तरफ देखते हैं तो राजसी महानदी की टोपोग्राफी थोड़ी अलग नजर आती है, और सच कहूं तो इसकी सहायक नदियों के नाम भी थोड़े असामान्य हैं। लेकिन ये फनी सी ट्रिक इन्हें चुटकियों में याद करा देती है। महानदी में तेल और ईव डालने पर शिवजी हंस दिए, है ना अजीब? लेकिन इस एक लाइन में तेल, ईब, शिवनाथ और हसदेव नदियों के नाम बड़े मजे से छिप गए हैं। ये नाम भले ही थोड़े हटकर लगे, पर इस विजुअल ट्रिक की मदद से आप इन्हें कभी नहीं भूलेंगे। अब यहाँ एक बहुत ही अहम बात समझने वाली है, वो ये कि कैसे जमीन के नीचे की भूगर्भीय संरचना यानी जियोलॉजी इंसानी इंजीनियरिंग को पूरी तरह से डिक्टेट करती है। इस बड़े विरोधाभास को देखिए। एक तरफ कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर है, जो एक गहरी, एकदम ठोस चट्टानी नींव पर बना एक भारी भरकम मैसनरी बांध है, और दूसरी तरफ हमारी महानदी पर हीराकुंड बांध है, जो दुनिया का सबसे लंबा मिट्टी का बांध है। इसे पानी के उस भयंकर दबाव को एक बहुत ही चौड़े आधार पर फैलाने के लिए खास तौर पर डिजाइन किया गया है। तो आपके मन में सवाल आ सकता है कि आखिर ये मिट्टी का बांध या अर्थन डैम इतनी विशाल नदी को रोकता कैसे है? दरअसल महानदी के पास नागार्जुन सागर जैसी कोई संकरी और चट्टानी घाटी तो थी नहीं, तो इंजीनियरों ने गजब का दिमाग लगाया। उन्होंने मिट्टी, बजरी और चट्टानों की सघन परतों को बिछाया और बिल्कुल बीचों बीच पानी के रिसाव को रोकने के लिए एक अभेद्य कोर यानी इम्पर्वियस कोर लगा दिया। इसका वो जो चौड़ा आधार होता है ना, वो नदी के तल पर फैलकर पानी के उस अकल्पनीय दबाव को आसानी से संभाल लेता है। ये सच में भूगोल और इंजीनियरिंग का एक बेजोड़ मेल है। अब कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आता है। चलिए मिलते हैं रिफ्ट वैली की उन बागी नदियों से। तो जब हमें लगने लगता है कि भाई ये पूर्व की ओर बहने वाला नियम तो एकदम पक्का है, तभी भूगोल की इस कहानी में एक गजब का ट्विस्ट आ जाता है। नर्मदा और ताप्ती नदियां प्रायद्वीपीय ढलान के इस नियम को सरेआम चुनौती देती हैं। ये पूर्व के बजाय पश्चिम की ओर बहती हैं। क्यों? क्योंकि ये एक गहरी भूगर्भीय विसंगति में फंसी हुई हैं, जिसे रिफ्ट वैली या ब्रंश घाटी कहा जाता है। आसान भाषा में समझे तो ये विंध्य और सतपुड़ा जैसी पर्वत श्रृंखलाओं के बीच एक गहरी धसी हुई खाई है, और ये खाई पानी को पश्चिम की तरफ बहने के लिए पहले से ही एक बना बनाया संकरा और ढलान वाला रास्ता दे देती है। इन नियम तोड़ने वाली नदियों और उन पर बने बड़े डैम्स को याद रखना भी बहुत आसान है। बस ये छोटी सी लाइन याद कर लीजिए, नरम दिल के सरदार और तब सूरज में उकाई आती है। नरम से नर्मदा नदी और सरदार सरोवर बांध, और तब से ताप्ती नदी और उसका उकाई बांध। बस एक बार में सेट। चलिए अब इस एक्सप्लेनर के आखिरी और बहुत ही दिलचस्प हिस्से पर आते हैं, डेल्टा बनाम एस्चुरी। एक नदी का पूरा सफर, चाहे वो पूर्व की ओर जाने वाली कोई शांत नियम पालक नदी हो या पश्चिम की ओर भागने वाली कोई बागी नदी, वो सफर उसके अंतिम गंतव्य को पूरी तरह बदल देता है। जो धीमी गति वाली पूर्वी नदियां होती है ना, वो समुद्र तक पहुंचते पहुंचते अपनी ढेर सारी गाद और मिट्टी जमा करके बड़े बड़े उपजाऊ डेल्टा बनाती हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो तेज रफ्तार पश्चिमी नदियां रिफ्ट वैली से होकर गुजरती हैं, वो बिना कोई गाद जमा किए सीधे समुद्र में जाकर टकराती हैं। इससे वो गहरे कट बनाती हैं, जिन्हें एस्चुरी या ज्वार नदमुख कहते हैं। और आपको बता दूं, ये एस्चुरी समुद्री जीवन और मरीन इकोलॉजी के लिए किसी खजाने से कम नहीं होती। तो इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले मैं एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ आपको छोड़ना चाहता हूं। जरा सोचिए, अगर लाखों साल पहले हुए जमीन के एक मामूले से झुकाव ने हजारों सालों तक हमारी नदियों के रास्ते और पूरी मानव सभ्यता की दिशा तय कर दी, तो आज इसी वक्त सतह के नीचे हो रही कौन सी अनदेखी हलचलें हमारे कल के इकोसिस्टम की कहानी लिख रही होंगी? ये वाकई सोचने वाली बात है ना? इस सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही नई चीजें सीखते रहिए और एक्सप्लोर करते रहिए।